वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रैवल। तो दोस्तों, जैसे कि हम पिछली कई कक्षाओं से बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में, मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप तक पढ़ चुके हैं। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी महाराणा प्रताप के बारे में और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हमने देखा था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो हल्दी घाटी के मैदान में होता है। हल्दी घाटी का मैदान जो राजसमंद जिले के खमनोर तहसील में स्थित है। हल्दी घाटी के मैदान में जब युद्ध होता है, महाराणा प्रताप की सेना और एक तरफ अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह का आमना सामना होता है। तो युद्ध के दौरान ऐसे कहते हैं कि एक दृश्य ऐसा था जहाँ की महाराणा प्रताप की जो ढोलन सेना थी, महाराणा प्रताप की सेना का मध्य वाला भाग, उसमें महाराणा प्रताप उसका नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप अपनी ढोलन सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, मिर्जा राजा मान सिंह तक पहुँचते हैं और क्या करते हैं, मिर्जा राजा मान सिंह के जो हाथी होते हैं उस पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने आगे वाले दोनों पैर उस हाथी के ऊपर रख देता है। हाथी के ऊपर रखता है। जैसे ही ये दृश्य होता है तो युद्ध के दोनों तरफों के सैनिक देखने लग जाते हैं। जो मेवाड़ के सैनिक होते हैं वो भी देखते हैं, ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं और मुगल सैनिक भी हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों तरफों के सैनिकों ने तलवारें चलानी रोक दी थी। कुछ समय के लिए युद्ध में ठहराव सा आ गया था। इस समय जो मेवाड़ की सेना थी और जो मुगल सेना थे वो ये सोच रहे थे कि दोनों में से या तो महाराणा प्रताप शहीद हो जाएंगे या फिर मिर्जा राजा मान सिंह शहीद हो जाएंगे। जैसे ही मिर्जा राजा मान सिंह के हाथी पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने आगे वाले दोनों पैर रखता है और महाराणा प्रताप क्या करते हैं, अपने भाले से मिर्जा राजा मान सिंह पर वार करते हैं। मिर्जा राजा मान सिंह पर वार करते हैं, वैसे ही भाले पर वार करने पर मिर्जा राजा मान सिंह नीचे हो जाते हैं और जो भाला होता है वो महाराणा प्रताप का भाला लगता है मिर्जा राजा मान सिंह के महावत को। और फिर उसके बाद में मिर्जा राजा मान सिंह का जो होता है खंजर होता है वो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को लगता है, घोड़े चेतक को लगता है। और उस समय क्या होता है कि महाराणा प्रताप के चारों तरफ होती है मेवाड़ की सेना और मेवाड़ की सेना के चारों तरफ मुगल सैनिक घेरा डाल लेते हैं। इस दृश्य में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उसको खंजर लग जाता है मिर्जा राजा मान सिंह का और वो घायल हो जाता है। इस दृश्य में क्या करते हैं, जाला विद्या होते हैं वो महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण करते हैं और जाला विद्या दूसरी तरफ जाते हैं और जो मुगल सेना होती है वो चकमे में आकर जाला विद्या का पीछा करते हैं और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप निकल जाते हैं। वहाँ से हल्दी घाटी के मैदान से महाराणा प्रताप चले जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, महाराणा प्रताप जाते हैं और आगे बलीचा गाँव है। बलीचा गाँव में एक नाला होता है, नाले में नाले की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। ऐसा कहते हैं कि 10-12 किलोमीटर घायल अवस्था में चलते हुए महाराणा प्रताप के चेतक घोड़ा जब आगे नाला पार करता है बलीचा गांव में, तो उस समय चेतक की मृत्यु हो जाती है। नाला पार करके चेतक की मृत्यु हो जाती है और बलीचा गांव में जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है। फिर उसके बाद में आगे महाराणा प्रताप जो जाते हैं वो कोलियार गांव में जाते हैं। कोलियार गांव में अपना इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के पश्चात महाराणा प्रताप जाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, सुरक्षित रूप से पहुंच जाते हैं। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। दूसरी ओर हमने ये भी पढ़ा था कि जो मुगल सेना है, मुगल सेना क्या करती है, वहाँ से हल्दी घाटी के मैदान से जाकर गोगुंदा पर अपना आक्रमण करती है और गोगुंदा पर अधिकार स्थापित कर लेती है। अब गोगुंदा और चित्तौड़ दोनों हो गए अकबर बादशाह के अधीन। इसके बाद में क्या होता है, गोगुंदा पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरी तरफ गोगुंदा पर कब्जा करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं महाराणा प्रताप सुरक्षित रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब क्या करते हैं, अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह और आसफ खां दोनों जो अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो क्या करते हैं, वहाँ से गोगुंदा से आक्रमण करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग पर, परंतु असफल रहते हैं। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं हम। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम के बारे में। आधुनिक इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप हैं उनकी हार हुई थी, परंतु ऐसा नहीं था। हल्दी घाटी युद्ध में निर्णायक रूप से महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। भले ही महाराणा प्रताप यहाँ से रणभूमि को छोड़कर जंगलों में चले गए थे, परंतु महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। यह बात इसलिए प्रमाणित होती है कि महाराणा प्रताप के जो मेवाड़ में थे, अगर उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीतते तो मेवाड़ में अकबर के सिक्के चलाए जाते, परंतु युद्ध के पश्चात भी मेवाड़ में महाराणा प्रताप के सिक्के चलाए जाते थे। ये भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अगर अकबर जीतता तो अकबर इस सिक्कों को बंद करवा देता और अपने सिक्के चलाता। दूसरी ओर अगर हम देखें और अगर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होती तो अकबर के जो सेनापति थे मिर्जा राजा मान सिंह और आसफ खां,
जो अकबर थे वो हल्दी घाटी युद्ध के परिणामों को लेकर आसफ खान और मिर्ज़ा राजा मान सिंह से नाराज़ थे और उन्होंने कुछ समय के लिए उनको कहा था कि वो हमारे दरबार में ना आए। अगर वो युद्ध अकबर जीत जाता, उस युद्ध में अकबर की विजय होती, तो अकबर अपने सबसे बड़े सेनापति मिर्ज़ा राजा मान सिंह को उस बात के लिए सम्मानित करते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर देखें आधुनिक इतिहासकारों की शोध में, तो एक राजस्थान में विश्वविद्यालय है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जो है उदयपुर पे है राजस्थान के। यहाँ के एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा। प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने शोध की है। उस शोध में ताम्रपत्र मिले हैं, उस शोध में मिले हैं ताम्रपत्र मिले हैं, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात 1 साल बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के 1 साल बाद जो महाराणा प्रताप थे वो क्या करते थे, हल्दी घाटी के आसपास जो गांव थे उन गांवों में जमीनों के पट्टे इस ताम्रपत्र के द्वारा काटते थे। और इन ताम्रपत्रों पर जो एकलिंग नाथ जी के दीवान महाराणा प्रताप के सिग्नेचर है। ताम्रपत्र आज भी जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में रखे गए हैं। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि अगर युद्ध में एक दृश्य ऐसा आया था जिस समय महाराणा प्रताप ने मिर्ज़ा राजा मान सिंह, अकबर की सेना के नेतृत्व करने वाले सेनापति पर वार किया था। ये इस बात को दर्शाता है कि राणा प्रताप मुगल सेना को चीरते हुए मिर्ज़ा राजा मान सिंह तक पहुंच गए थे। ये इस बात को भी प्रमाणित करता है कि उस समय मेवाड़ के जो सैनिक थे उन्होंने पूरी अपनी शूरवीरता के साथ उस युद्ध में अपना वीरता का प्रदर्शन किया था, और उस युद्ध में मेवाड़ की सेना को हराकर वो मिर्ज़ा राजा मान सिंह तक पहुंचे थे। आगे हम बात करते हैं जो अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो मेवाड़ पर सैन्य आक्रमण भेजे थे, या महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के आक्रमण थे, जो सैन्य अभियान थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियानों के बारे में। सर्वप्रथम अकबर ने भेजा था हल्दी घाटी का सैन्य अभियान। पहला अभियान जो भेजा था वो हल्दी घाटी का सैन्य अभियान था। ये उस समय भेजा था जब अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल, या अकबर द्वारा भेजे गए महाराणा प्रताप को 4 प्रस्ताव थे। जो महाराणा प्रताप से ये कहा गया था उन प्रस्तावों में कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, परंतु महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद में अकबर ने क्या किया, एक युद्ध की रूपरेखा बनाई और हल्दी घाटी का युद्ध किया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में। इस युद्ध के बारे में हम विस्तृत रूप से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने इस युद्ध की चर्चा की थी। ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। इस युद्ध में निर्णायक रूप से महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, क्योंकि इस युद्ध को अकबर ने जिहाद का नारा दिया था, और इस युद्ध में अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। कहीं ना कहीं अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया और महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए स्वतंत्र रूप से। इसके बाद में अकबर क्या करते हैं, आगे एक सैन्य अभियान भेजते हैं। हल्दी घाटी के बाद अकबर एक और सैन्य अभियान भेजता है मिर्ज़ा राजा मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में। अब अकबर सैन्य अभियान भेजता है 13 अक्टूबर 1576 में। 13 अक्टूबर 1576 में मिर्ज़ा राजा मान सिंह और भगवंत दास, मिर्ज़ा राजा मान सिंह के जो पिता थे भगवंत दास, वो और कुतुबुद्दीन खां, ये क्या करते हैं, गोगुंदा पर आक्रमण करते हैं और गोगुंदा को अपना अधिकार में कर लेते हैं। गोगुंदा को अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अधिकार में करने के पश्चात यहाँ अकबर भी आते हैं। अकबर आकर क्या करते हैं, गोगुंदा का जो सूबेदार होता है वो मुजाहिद खां को नियुक्त करते हैं और समय आगरा चले जाते हैं। अकबर समय और अपने सेनापतियों को लेकर आगरा चले जाते हैं। अब गोगुंदा का सूबेदार है मुजाहिद खां। ये हो गया मेवाड़ राज्य। उस समय मेवाड़ राज्य की यह स्थिति थी। चित्तौड़ था, जो चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार था। ये महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने अधिकार किया था। उसके बाद में गोगुंदा पर अब अधिकार कर चुके हैं। ये रहा कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में समय महाराणा प्रताप है। क्या करते हैं, मेवाड़ी जो सेना होती है वो मुजाहिद खां गोगुंदा पर आक्रमण करती है, जिसमें मुजाहिद खां की मृत्यु हो जाती है। मुजाहिद खां की मृत्यु हो जाती है। अब फिर से मेवाड़ पर अपना मेवाड़ के जो सैनिक होते हैं गोगुंदा को अपने अधिकार में कर लेते हैं पुनः एक बार। गोगुंदा पर अधिकार में करते हैं। इस बात का पता जब अकबर को चलता है तो अकबर नाराज होते हैं और फिर एक और सैन्य अभियान भेजते हैं। अब उसकी बात करते हैं। अब अगला सैन्य अभियान तीसरे नंबर का लेके आते हैं शहजाद खां।
अब गोगुंदा पर मेवाड़ की सेना पुनः अधिकार कर लेती है। उसके बाद क्या करते हैं, अकबर आक्रमण सैन्य अभियान भेजते हैं शहबाज खां के नेतृत्व में। शहबाज खां आते हैं, ये क्या करते हैं, मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करते हैं, 3 बार आक्रमण करते हैं। और इनका उस समय आक्रमण करते हैं, उस समय इनका टारगेट होता है कुंभलगढ़ दुर्ग, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में इस समय महाराणा प्रताप होते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में टारगेट होता है, ये 3 बार आक्रमण करते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकबर का कौन सा सेनापति है जिसने मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण किए। तो अकबर का वह सेनापति जिसने मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण किए वो है शहबाज खां। इसने प्रथम बार आक्रमण किया था मेवाड़ पर 15 अक्टूबर 1577 में। दूसरी बार आक्रमण किया इसने 15 दिसंबर 1578 में। और फिर किया इसने तीसरी बार आक्रमण 15 नवंबर 1579 में। इसने जब प्रथम बार आक्रमण किया था, प्रथम बार इसने भारी सेना लाकर अकबर की भारी सेना आई थी, शहबाज खां ने आक्रमण किया कुंभलगढ़ दुर्ग पर। और कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, उस समय जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने क्या किया, उदय सिंह सोनग्रा और एक व्यक्ति था भान सिंह। उदय सिंह सोनग्रा और भान सिंह को क्या करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग सौंपकर महाराणा प्रताप समय चले जाते हैं जंगलों में। प्रताप समय जंगलों में चले जाते हैं, उसके बाद में पहाड़ों या जंगलों में चले जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो शहबाज खां होते हैं, ये इस आक्रमण में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं, जिसमें उदय सिंह सोनग्रा मारे जाते हैं और भान सिंह मारे जाते हैं। अब फिर शहबाज खां का अधिकार हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग पर। शहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर तो अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब इनका जो सर्वप्रथम हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जहाँ से सैन्य अभियानों का प्रारंभ हुआ था, जहाँ अकबर का जो प्रथम उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। अब आगे क्या करते हैं, ये शहबाज खां भी वही करते हैं। जब दूसरा आक्रमण करते हैं 15 दिसंबर 1578 में, ये क्या करते हैं, ये दूसरा आक्रमण करते हैं अब पहाड़ों में, जहाँ महाराणा प्रताप जाते हैं, पहाड़ों में आक्रमण करते हैं। और परंतु इनको असफलता मिलती है, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते। फिर तीसरी बार आक्रमण करते हैं 15 नवंबर 1579 में। फिर तीसरी बार पहाड़ों पर आक्रमण करते हैं, परंतु इस बार भी ये असफल रहते हैं, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते। फिर इसके बाद में जो शहबाज खां होते हैं वापस आगरा चले जाते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने आगे वाला सैन्य अभियान लेकर आक्रमण किया था मेवाड़ पर। अब बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर 1580 में आक्रमण किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब अब्दुल रहीम खान खाना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने एक आक्रमण करने के दौरान एक शिविर लगाया था। उस समय क्या जो युवराज थे अमर सिंह ने क्या किया, अब्दुल रहीम खान खाना की जो रानियाँ थी उनको क्या किया, उनकी रानियों को अपने गिरफ्त में ले लिया और महाराणा प्रताप के सामने हाजिर किया। उस समय महाराणा प्रताप थे, उन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम की जो महारानियाँ थी उनको वापस पुनः अब्दुल रहीम को लौटा दिया। ये देखते हुए अब्दुल रहीम क्या करते हैं, पुनः आगरा चले जाते हैं। ये अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को अकबर के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध या देबारी का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा है, दिवेर के युद्ध को उन्होंने मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी, तो कर्नल जेम्स टोड ने। अक्टूबर 1582 में हुआ था। ये युद्ध था एक छोटे से पुलिस चौकी थी, मुगलों की पुलिस चौकी। उस पुलिस चौकी से एक तरफ पहाड़ियाँ जाती थी अजमेर की ओर, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ आती थी मेवाड़ की ओर, तीसरी तरफ पहाड़ियाँ जाती थी मारवाड़ की ओर, जिनको हम 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। इस पुलिस चौकी का प्रमुख था सुल्तान शेरिया खां था। उस समय क्या किया, युवराज अमर सिंह थे। ये युवराज अमर सिंह ने क्या किया, आक्रमण किया और सुल्तान शेरिया खां को मार दिया। युवराज अमर सिंह के भाले से सुल्तान शेरिया खां की मृत्यु हो गई, जो कि मुगलों की पुलिस चौकी के प्रमुख थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मेवाड़ के जो युवराज थे अमर सिंह, उन्होंने क्या किया, इस चौकी में जो सुल्तान शेरिया खां थे उनके भागते हुए सुल्तान शेरिया खां की हत्या की थी। भागते भागते उनके भाले से इनकी हत्या हो गई थी और इन्होंने पीछा किया था लगभग 24 किलोमीटर की रेस में भागते हुए आए और इनका पीछा किया और इन्होंने सुल्तान शेरिया खां को मार गिराया। इसीलिए इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है।
इस युद्ध में निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की विजय होती है और ये विजय महाराणा प्रताप को विजयदशमी वाले दिन प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दिवेरी के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराणा प्रताप की जो विजय यात्रा थी वो शुरू हो गई थी। उसके बाद में महाराणा प्रताप को मुगलों के जो आक्रमण करते थे मुगल, उनमें ज़्यादातर विजय प्राप्त होती थी। अब हम बात करते हैं दिवेर के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। ये विजय विजयदशमी वाले दिन प्राप्त हुई और कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय को महाराणा प्रताप का गौरव बताया है। फिर अगला अंतिम सैन्य अभियान लेके आते हैं जगन्नाथ कछवा। ये लेके आते हैं 5 दिसंबर 1584 में। ये आते हैं 5 दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवा। ये जो जगन्नाथ कछवा है ये भारमल के पुत्र थे। भारमल वो शासक था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इस सैन्य अभियान में क्या होता है, मांडलगढ़ दुर्ग में उनकी मृत्यु हो जाती है। जगन्नाथ कछवा की मृत्यु हो जाती है और ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है ये भीलवाड़ा में है। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी। अब हम आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था उसके बारे में। अब हम बात करते हैं चावंड। महाराणा प्रताप ने क्या किया, लूणा चावंड नामक एक व्यक्ति था, इसको मारकर चावंड नगर बसाया। लूणा चावंड की हत्या करके चावंड नगर बसाया और फिर उसके बाद में प्रताप ने क्या किया, चावंड को राजधानी बनाया। प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाया और ये चावंड जो 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक राजधानी बनती है चावंड में महाराणा प्रताप महल है जिसे चावंड महल भी कहते हैं। चावंड में स्थित है महाराणा प्रताप महल जिसे चावंड महल भी कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के दरबार में कौन कौन थे। भामाशाह। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के दरबारियों की। उनमें से भामाशाह सम्मिलित थे। भामाशाह जो थे वो पाली के निवासी थे। महाराणा प्रताप ने रामोजी वृद्धावस्था में हो गए थे, उनको हटाकर भामाशाह को अपना दीवान बनाया। भामाशाह ने क्या किया, इडार राज्य था, इडार राज्य का एक गांव था चूलिया गांव। इडार राज्य के चूलिया गांव में भामाशाह ने क्या किया, जो महाराणा प्रताप थे उन्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी। इसीलिए इन्हें मेवाड़ के कई नामों से भी जाना जाता है। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की भामाशाह ने महाराणा प्रताप को। इन्हें मेवाड़ का कर्ण या दानवीर के नाम से जाना जाता है। भामाशाही हैं जिनको मेवाड़ के उदारक के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के उदारक 2 हैं, एक तो भामाशाह को जाना जाता है और दूसरा राणा हमीर को जाना जाता है। राणा हमीर सिसोदिया को भी मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, जिन्होंने सिसोदिया शाखा की नींव रखी थी मेवाड़ में। फिर तीसरा भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। अब हम भामाशाह की अगर राजस्थान में हवेली की बात करें तो राजस्थान में भामाशाह की जो हवेली है वो चित्तौड़ दुर्ग के भीतर बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं चक्रपाणी मिशन। ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, महाराणा प्रताप के दरबारी थे। इनके ग्रंथों की बात करें तो इनके प्रमुख 3 ग्रंथ थे। एक था विश्ववल्लभ, इनके ग्रंथों की बात करें, एक था विश्ववल्लभ, मूर्तमाला, विश्ववल्लभ, मूर्तमाला और नंबर 3 था जो राज्याभिषेक परती। चक्रपाणी मिश्र के 3 ग्रंथ थे, विश्ववल्लभ, मूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति। अब हम आगे बात करते हैं जैन मुनि हेमरतन सिंह। जैन मुनि हेमरतन सिंह भी महाराणा प्रताप के दरबारी थे। इनका प्रमुख ग्रंथ था गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। अगर पूछ ले गोरा बादल पद्मिनी चौपाई किसका ग्रंथ था तो ये था जैन मुनि हेमरतन सिंह का। फिर उसके बाद में एक और आदमी था माला साधु। माला साधु जो महाराणा प्रताप के दरबारी थे और ये महाराणा प्रताप के संगीतज्ञ थे। इनका प्रमुख ग्रंथ था झूलन। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन ये बनता है कि मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाले अकबर के सेनापति कौन थे। तो शहबाज खां थे जिन्होंने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किए थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किस युद्ध को दी जाती है। तो मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दिवेरी के युद्ध को दी जाती है। दिवेरी का या देबारी का युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी गई थी।
चावंड नगर किसने बसाया था? चावंड नगर महाराणा प्रताप ने बसाया था। लूणा चावंड की हत्या करके 1585 में बसाया था और उसके बाद में चावंड को मेवाड़ की राजधानी बना लिया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी थे? चक्रपाणि मिश्र थे जो वो महाराणा प्रताप के दरबारी थे और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। एक था विश्ववल्लभ मुहूर्तमाला और दूसरा राज्याभिषेक पद्धति। माला साधु किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? माला साधु थे जो महाराणा प्रताप के दरबारी संगीतज्ञ थे। ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि माला साधु, यहाँ पूछा गया माला साधु किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? महाराणा प्रताप के। इसको इस तरह भी पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो माला साधु। धन्यवाद दोस्तों। क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।